श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है नक्षत्र स्वामी का प्रभाव और नक्षत्र परिवर्तन का फल किस प्रकार से विचार किया जाए। नवीन जिज्ञासुओं के लिए और ज्योतिष प्रेमियों के लिए यह एक बहुत ही उत्तम कोटि का विषय है, क्योंकि हम राशि और ग्रहों के आधार पर फलादेश करते हैं, जबकि राशि से ज़्यादा महत्व नक्षत्र का होता है और नक्षत्र का फल राशि से अधिक प्रभावी होता है। तो कोई ग्रह किसी के नक्षत्र में बैठकर किस प्रकार अपने स्वभाव को, अपने कार्य को, अपने प्रभाव को बदल देता है, और आपस में जब कोई दो ग्रह एक दूसरे के नक्षत्र में परिवर्तन करके बैठते हैं तब उनका क्या प्रभाव होता है। कभी कभी 3 नक्षत्रों में, 4 नक्षत्रों में लगातार एक परिवर्तन मालिका योग बन जाता है कि कोई ग्रह दूसरे के नक्षत्र में, दूसरा तीसरे के नक्षत्र में, तीसरा चौथे के नक्षत्र में और चौथा पहले के नक्षत्र में। तब ऐसी परिस्थितियों में हम किस प्रकार से फलादेश करें, ग्रहों के प्रभावों का किस प्रकार से विचार करें, किस प्रकार से धन योग, राजयोग, शुभ और अशुभ योगों का विचार करें। तो आज की कक्षा में उसी के ऊपर जो मूल सिद्धांत ज्योतिष के हैं उनके ऊपर विचार किया जाएगा। आप सभी भली भांति परिचित हैं कि जिस राशि में कोई ग्रह बैठता है, यानी कोई ग्रह जब अपनी राशि के अलावा किसी अन्य ग्रह की राशि में विराजमान होता है तो वह उस राशि के आधिपत्य वाले भाव और उस राशि का स्वामी जिस भाव में बैठा होता है उनका फल देने के लिए तत्पर होता है, और उसके मुकाबले में उसके अपने फल, अपने आधिपत्य और स्थिति के फल कुछ गौण हो जाते हैं। लेकिन उस राशि स्वामी के आधिपत्य वाले भाव, यानी यदि कोई ग्रह मंगल की राशि में बैठा होगा, मेष राशि में बैठा होगा, तो वह बैठने वाला ग्रह मंगल के प्रभाव देगा, मेष राशि जिस भाव में पड़ेगी उसके प्रभाव देगा, वृश्चिक राशि जिस भाव में होगी उसके प्रभाव देगा, और मंगल जहां पर विराजमान होगा उसके प्रभाव ज़्यादा देगा, अपेक्षाकृत अपनी स्थिति और अपने आधिपत्य के आधार पर। अपने आधिपत्य के, अपने कारकत्व के फल भी वह प्रदान करेगा, लेकिन अपनी राशि स्वामी के आधिपत्य और स्थिति की अपेक्षाकृत उसके अपने फल सेकेंडरी होंगे, यानी गौण होंगे। प्रमुखता वह अपनी राशि स्वामी को ही देगा। तो इसी प्रकार से हमें सूक्ष्म तरीके से नक्षत्रों का फिर विचार करना चाहिए, क्योंकि राशि से अधिक महत्व नक्षत्र का होता है और नक्षत्र से भी अधिक महत्व उसके चरण का, यानी नवांश का होता है। तो नवांश पर या चरण पर कभी फिर बात करेंगे। यदि कोई ग्रह किसी अन्य ग्रह के नक्षत्र में स्थित होता है तो वह उस नक्षत्रपति की स्थिति और आधिपत्य के फल प्रमुख रूप से प्रदान करेगा। अपने फल, अपनी राशि के फल, अपने भाव के फल, अपनी स्थिति के फल उसके लिए गौण हो जाएंगे, क्योंकि राशि स्वामी और राशि स्वामी के भाव और उसकी स्थिति से ज़्यादा फल वह नक्षत्र स्वामी के, उसकी स्थिति के और उसके आधिपत्य के प्रदान करेगा। दूसरे स्तर पर वह अपनी राशि स्वामी की स्थिति और राशि स्वामी के भावों का फल प्रदान करेगा, और तीसरे स्तर पर वह अपने आधिपत्य और अपनी स्थिति के फलों को प्रदान करेगा, यानी उसके अपने फल। तृतीय स्तर पर आ जाते हैं। प्रथम स्तर पर नक्षत्र स्वामी के फल, द्वितीय स्तर पर राशि स्वामी के फल, और तृतीय स्तर पर उसके अपने फल होते हैं। मान लेते हैं उदाहरण के लिए किसी की कन्या लग्न है, सप्तम भाव का स्वामी गुरु उच्च राशि का होकर एकादश भाव में बैठकर अपने भाव को देखता भी है। वह चंद्रमा की राशि में है और वहां पर वह शनि के नक्षत्र में है, तो शनि यहां पर षष्ठेश है, तो वह विवाह के संबंध में अपने फलों को पूरी तरह से नहीं दे पाएगा, क्योंकि छठवें भाव के स्वामी के नक्षत्र में वह विराजमान है। यदि छठवें भाव का स्वामी शनि भी अपनी ही राशि में बैठकर, अपनी मूल त्रिकोण में बैठकर गुरु के नक्षत्र में आ जाता है, तब शनि गुरु के फलों को प्रदान करेगा, और गुरु
शनि की स्थिति और आधिपत्य के आधार पर सप्तम के फलों को नहीं दे पाएगा या दे सकने में समर्थ नहीं होगा। तो इस तरह से नक्षत्र परिवर्तन ये दोनों में हो जाता है तो गुरु शनि के फल देगा और शनि गुरु के फल प्रदान करेगा। तो शनि षष्ठेश होने के बाद भी, छठे भाव में बैठने के बाद भी अपनी दशा आदि में जातक का विवाह कराने में समर्थ होगा, जबकि उससे पहले गुरु की दशा होगी जो अपने भाव को देख भी रहा है, लेकिन षष्ठेश शनि के नक्षत्र में बैठने के कारण वह सप्तम के फलों की हानि ही करेगा, सप्तम के फल प्रदान नहीं करेगा। और यदि किसी कारण से प्रदान हो भी गई तो उनमें विरोधाभास या वियोग की संभावना बनी रहेगी। इसी स्थिति में हम विचार करें कि यदि चंद्रमा सप्तम भाव में विराजमान होता है, क्योंकि गुरु का राशि स्वामी है, तो चंद्रमा की स्थिति के आधार पर वह सप्तम भाव का फल प्रदान करने में, विवाह कराने में समर्थ होगा। लेकिन फिर भी क्योंकि शनि के नक्षत्र में विराजमान है तो विरोधाभास की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर गुरु उच्च राशि का होकर अपने भाव को देखने पर भी उसके अपने फल गौण हो जाते हैं अपनी आधिपत्य की। अन्य ग्रहों की युक्ति और दृष्टि का भी यहाँ प्रभाव होता है, लेकिन नक्षत्रों के आधार पर इस तरह से हम विचार करेंगे। यदि कोई दो ग्रह परस्पर एक दूसरे के नक्षत्र में विराजमान हो जाते हैं तो वे अपने फलों की अपेक्षा अपने नक्षत्र स्वामी के प्रति फल देने में ज़्यादा तत्परता दिखाते हैं, अपेक्षाकृत अपने आधिपत्य और अपनी स्थिति के। भले वह राशि स्वामी हो तो राशि स्वामी के फल नक्षत्र स्वामी के फल की अपेक्षा गौण हो जाते हैं, और राशि स्वामी की अपेक्षा में उस ग्रह के अपने फल, अपने आधिपत्य के फल गौण हो जाते हैं। तो यहाँ पर कोई भी ग्रह अपने नक्षत्रपति का कार्य पहले करेगा, उसके आधिपत्य और स्थिति का कार्य पहले करेगा, उसके बाद वह अपने आधिपत्य पर और अपनी स्थिति पर फल देने के लिए तत्पर रहेगा। लेकिन ये नक्षत्र स्वामी का फल यहाँ पर प्रबल रूप से प्रदान करेगा। जैसे अभी देखा कि शनि के नक्षत्र में होने के कारण, शनि क्योंकि छठे भाव का स्वामी है तो वह विवाह में बाधक होगा, जबकि गुरु उच्च राशि का होकर बलवान होकर अपने भाव को देख भी रहा है। तो इस तरह से नक्षत्र स्वामी कहीं अधिक प्रबल होता है, उसके बाद राशि स्वामी और उसके बाद स्वयं ग्रह के अपने आधिपत्य और अपनी स्थिति का विचार करना चाहिए। अब विचार करते हैं नक्षत्र मालिका योग, यानी जब दो से अधिक ग्रह परस्पर एक दूसरे के नक्षत्र में बैठते हुए एक मालिका योग का निर्माण करते हैं। अर्थात कोई ए ग्रह बी ग्रह के नक्षत्र में बैठ जाए, बी ग्रह सी ग्रह के नक्षत्र में बैठ जाए और सी ग्रह ए ग्रह के नक्षत्र में बैठ जाए, तो यहाँ ए ग्रह बी और सी का प्रमुख प्रतिनिधि बन जाएगा। वह बी और सी के आधिपत्य और स्वामित्व और उनकी स्थिति के आधार पर अपने फल प्रबल रूप से देगा, अपने फल उसके लिए गौण हो जाएंगे। इसी प्रकार बी ए और सी के फल प्रदान करेगा, अपने फल उसके लिए गौण हो जाएंगे, और सी ए और बी के फल प्रमुखता से प्रदान करेगा, अपने फल उसके लिए गौण हो जाएंगे। उसकी आधिपत्य और उसकी स्थिति के फल का विचार वह कम करेगा और अपने अन्य दोनों ग्रहों के जो आधिपत्य और स्थिति हैं उनके आधार पर फलों को प्रदान करेगा, जो सामान्यतः दिखाई नहीं देता है और हम विचार करते हैं कि इस भाव से इसका कोई संबंध नहीं था, फिर इस भाव का फल ऐसे इस ग्रह ने कैसे प्रदान किया। तो यहाँ इस तरह का योग आप विचार कर सकते हैं। यहाँ पर एक विचार और देखिए कि यदि ए ग्रह बी के नक्षत्र में हो, बी ग्रह सी के नक्षत्र में हो और सी ग्रह स्वयं अपने ही नक्षत्र में हो तो बहुत ही उत्तम स्थिति बन जाती है। सी ग्रह का आधिपत्य और सी ग्रह की स्थिति बहुत ही प्रबल रूप से फलीभूत हो जाती है। बाकी के दोनों ग्रह भी उसी के फल देने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे, अपने आधिपत्य और अपने स्वामित्व और स्थिति आदि के आधार पर। यदि यही नक्षत्र मालिका परिवर्तन योग चार ग्रहों के बीच में बनता है कि ए ग्रह बी के नक्षत्र में हो, बी ग्रह सी के नक्षत्र में हो, सी ग्रह डी के नक्षत्र में हो, डी ग्रह ए के नक्षत्र में हो, तो यहाँ पर हर तीसरे योग यानी ए का संबंध सी से और बी का संबंध डी से बनेगा। तो इस तरह के ग्रहों की जब भी दशा अंतरदशाएं आएंगी
यानी ए ग्रह में सी ग्रह की दशा, या सी में ए की अंतर्दशा, या बी में डी की और डी में बी की अंतर्दशा इस तरह के आते हैं तो वह प्रबल योग कारक हो जाते हैं। उस भाव का फल देने के लिए जिन भावों से इसका संबंध बनता है, और यह एक बहुत ही उत्तम कोटि का राजयोग बनता है। यदि ऐसी स्थिति उन दो दशा अंतर्दशाओं के बीच में आती है कि ये चारों ग्रह परस्पर एक दूसरे के नक्षत्र में आते हैं या एक दूसरे की राशि में आकर परिवर्तन करते हैं, तो वह समय उस जातक के लिए आकस्मिक रूप से एक प्रबल राजयोग कारक बन जाता है, उत्तम स्थान और पद प्रतिष्ठा पर पहुंचाने में सक्षम हो जाता है। आगे किसी जन्म पत्रिका में एक ऐसे ही योग पर विचार करके एक जन्म कुंडली पर उदाहरण के साथ आपको बताने का प्रयास करूंगा कि किस तरह से गोचर में जब ऐसी स्थिति होती है तो यह अपना फल प्रदान करते हैं। यदि राशि या नक्षत्रों में इस तरह का परिवर्तन मालिका योग बनता है 3 ग्रहों का, 4 ग्रहों का, 5 ग्रहों का, और उसमें अंतिम ग्रह अपने ही नक्षत्र में या अपनी ही राशि में बैठ जाता है, तो उस भाव से संबंधित फल देने के लिए सारे के सारे ग्रह अपनी कारकत्व आधिपत्य के आधार पर तत्पर रहते हैं, उस भाव की वृद्धि अतुल्य रूप से कर देते हैं। भगवान राम की कुंडली में इसका विचार कर सकते हैं कि उनका मंगल शनि की राशि में था, शनि शुक्र की राशि में था, शुक्र गुरु की राशि में था, गुरु चंद्रमा की राशि में था और चंद्रमा स्वयं अपनी राशि में था। तो उनके सारे ग्रहों का योग या सारे ग्रहों का प्रभाव उनकी लगन को बल देने के लिए पर्याप्त था, और लगन को इस तरह का बल मिलने के कारण ही वे एक महापुरुष या जगदावतार की स्थिति में आते हैं, और उनका मान सम्मान नाम प्रतिष्ठा और जो उसकी पूजा आदि होती है तो उनमें ग्रहों का जबरदस्त योग है इस राशि परिवर्तन मालिका का। यदि ऐसा ही परिवर्तन मालिका किसी भी व्यक्ति के जीवन में नक्षत्रों के आधार पर बन जाता है तो वह भी बड़ा प्रबल योग कारक होता है। इसका विचार आप वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में देख सकते हैं कि उनका चंद्रमा शनि के नक्षत्र में है, शनि आत्मा कारक होकर सूर्य के नक्षत्र में है, और सूर्य स्वयं अपने नक्षत्र में है जो दशम भाव का स्वामी होकर एकादश भाव में विराजमान है। तो सभी ग्रहों के द्वारा उनकी स्थिति और आधिपत्य के द्वारा इस योग में उनका दशम भाव बहुत ही प्रबल हो जाता है, जो राज्य का, सत्ता का, अधिकार का, मान का, प्रतिष्ठा का, लोकप्रियता का। तो इस प्रकार से उनका दशम भाव प्रबल होने से चंद्रमा की दिशा में, सूर्य की दिशा में उन्हें दशम भाव का प्रबल रूप से फल प्राप्त होता है। तो इस तरह से हमें नक्षत्र परिवर्तन और ग्रहों के एक दूसरे के नक्षत्र में बैठने पर उनके होने वाली प्रभाव का विचार करना चाहिए। आगे उदाहरणों के साथ इन बातों को पुनः समझाने का प्रयास करेंगे आने वाली कक्षाओं में। अतः आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।